हेलो दोस्तों, यूसीएस 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 यानी आज हम लोग बात करेंगे आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियां। तो पृथ्वी में सबसे पहले जानेंगे दोस्त कि पृथ्वी में दो प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं। एक होता है आंतरिक बल और दूसरा होता है बाह्य बल। तो आंतरिक बल के कारण जो भू आकृति का निर्माण होता है वो आंतरिक बल के द्वारा होता है, और जो बाहरी बल के कारण जो भू आकृति का निर्माण होता है वो बाह्य बल होता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जो ये हमारे पृथ्वी है, ये एक ऐसा पृथ्वी यानी जो हमारा ये पृथ्वी का निर्माण हुआ है, ये वास्तव में ऐसा पृथ्वी नहीं थी। यानी बहुत साल पहले क्या हुआ था कि ये पृथ्वी जो थी हमारे आग के गोला यानी आग के गोला की तरह धधकती आग के गोला थी, जो ताप और दाब के कारण इसमें क्या हुआ, चेंजिंग हुआ, बदलाव हुआ, और इस ताप और दाब के कारण क्या हुआ, इसमें अनेक प्रकार के भू आकृति का भी निर्माण हुआ। तो ये तो था हमारा बहुत साल पहले ये जो पृथ्वी थी ये एक आग की गोला थी, और इसके निर्माण करने में यानी मौसम का भी हाथ है, और इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, इसमें कुछ ठंडापन आए और ये क्या हुआ, कठोर होते गए, और कहीं कहीं क्या हो गए, होते गए मुलायम होते गए, कहीं महासागर के रूप धारण कर लिए और कहीं पठार के रूप धारण कर लिए। इन सब घटनाओं के होने के बावजूद भी हमारे जो पृथ्वी है वह इसमें भी क्या होता है, कुछ आंतरिक बल कार्य करता है और कुछ बाह्य बल कार्य करता है। तो आंतरिक बल कार्य करने के पश्चात जो भू आकृति यानी जो पृथ्वी की आकृति का निर्माण होता है उसे हम लोग आंतरिक बल कहते हैं। जो बाहरी बल के कारण पृथ्वी का निर्माण होता है यानी भू आकृति का निर्माण होता है उसे हम लोग बाह्य बल कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, जो हमारा पृथ्वी है वो आंतरिक बल के कारण और बाह्य बल के कारण जो भू आकृति का निर्माण होता है, जैसा कि पर्वत, पठार, महासागर, महाद्वीप, यानी ये जितने सारे हम अपने पृथ्वी पर भू आकृति देखते हैं, जो हम लोग यहाँ पर अपने समाज में भू आकृति पर्वत पठार को देखते हैं, वह कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में पृथ्वी के भू आकृति का निर्माण उस पृथ्वी के आंतरिक बल या बाह्य बल के कारण वहां पर वह क्या हुआ होगा, निर्माण हुआ होगा। तो आज हम लोग इस सेशन में पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं कि जो हम पर्वत देखते हैं उसका निर्माण कैसे होता है, यानी वह कौन सा पर्वत है, और जो बलित पर्वत है, बलित पर्वत का उदाहरण हो गया हमारा हिमालय। तो हिमालय जो है वो बलित पर्वत है, वो उसका निर्माण कैसे हुआ है, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है जो उतना बड़ा हिमालय के रूप ले लिया है, और उसके साथ साथ जो बाहरी यानी पृथ्वी के जो बाहरी बल होता है उससे कौन से पर्वत का निर्माण होता है, और पठार कैसे बनते हैं, मैदान का निर्माण कैसे होता है। यानी इस सेशन के क्लियर करने के बाद से, इस सेशन के पढ़ने के बाद से आप बिल्कुल एकदम निर्धारक होकर आप कोई भी जो पर्वत से संबंधित क्वेश्चन हो उसे आप अच्छी तरह से आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही बात पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारा ये पृथ्वी है इस पर जो हम लोग आकृति देखते हैं, चाहे वो पठार हो गया, चाहे वो पर्वत हो गया, चाहे वो द्वीप हो गया, चाहे वो महाद्वीप हो गया, महासागर हो गई, यानी ये जितने सारे हम लोग यहाँ पर भू आकृति देखते हैं, भूभाग देखते हैं, ये सारे के सारे क्या है, कुछ ना कुछ आंतरिक बल या बाह्य बल के कारण ही वो उसका निर्माण हुआ है। तो सो गाइस, आज हम लोग इस चैप्टर में आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारा पर्वत हिमालय है उसका निर्माण कैसे हुआ है। जो हमारा पर्वत यानी जैसे अफ्रीका की बात करें, किलिमंजारो पर्वत है उसका निर्माण कैसे हुआ है, और पर्दन के कारण जो पर्वत का निर्माण होता है उससे कैसे होता है, भरतोस पर्वत है उसका निर्माण कैसे होता है, ये सारे आज हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि जो भी पर्वत होता है उसका निर्माण कैसे होता है, उसमें कैसे चेंजिंग होता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाएं, ताकि आपको अपने तैयारी में अच्छी अंक लाने में क्या होगी, कारगर साबित होगा। तो चलिए आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अब हम लोग क्या करते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्या था कि भू आकृति, यानी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर अनेक प्रकार की भू आकृति पाई जाती है। तो जो हमारा पृथ्वी है, तो हमने पिछले वाले कक्षा में हमने जाना था कि पृथ्वी का 3 लेयर होता है, 3 पार्ट होता है। जब पृथ्वी के हम लोग आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग जाने थे कि पृथ्वी के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से बाबू, मान लीजिए कि हमारा पृथ्वी हो गया, पृथ्वी में क्या होता है, 3 लेयर बने होते हैं। यानी एक होता है ये हमारा सीमा, ये हमारा क्या होता है, सियाल होता है, ये हमारा क्या होता है, सीमा होता है,
और ये हमें क्या होता है, इसमें हम लोग कहते हैं क्रोड कहते हैं, जिसमें नीफा यानी सियाल, सीमा, और इसको हम लोग नीफे के नाम से जानते हैं। आपने पढ़ा था, याद कीजिए, आपने पढ़ा था। तो ये क्या है जी, पृथ्वी के 3 आंतरिक भाग हैं, यानी 3 तो क्या है, मुख्य रूप से प्लेटें पाई जाती हैं। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर जो देखने वाले हैं, मूल हमारा यहाँ पर जो चैप्टर है कि इसमें जो भू आकृति का निर्माण होता है वो कैसे होता है, उसको हम लोग आज जानने वाले हैं। तो हमने आपको सिर्फ झलक दिखाया था कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन? सियाल, सीमा और नीफे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग दूसरी बात करेंगे प्लेट, यानी और उसके बाद से हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा पृथ्वी के ऊपरी सतह यानी अनेक भू आकृति का निर्माण होता है, जिसमें कौन कौन से निर्माण होते हैं, महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, ये सारे के सारे क्या है जी, भू आकृति का उदाहरण है। यानी भू आकृति का उदाहरण है। ये किनके कारण होते हैं? तो पृथ्वी के आंतरिक बल और बाह्य बल के कारण इनका निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि जो हमारा पृथ्वी है उसका प्लेट, यानी उस प्लेट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर दिया हुआ है कि अस्तलमंडलीय प्लेट भूप्रकृति में अनेक बड़ी एवं छोटी कठोर विभिन्न आकार की होती हैं। यानी जो अस्तलमंडल होता है उसमें क्या होता है कि अनेक प्रकार के परत क्या होती है, पाई जाती हैं, जिन्हें प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जिन्हें प्लेट कहते हैं। ये तो हमारा 3 एक लेयर था, इसमें भी क्या है, अनेक ये लेयर बने होते हैं, और जो ये हमारे नीचे जो होता है सबसे अंतिम जो होता है नींव पे, वो चिपचिपा गाढ़ा लसलसा भाग में रहता है, ये तरल भाग में रहता है। लेकिन जो ये सीमा और सियाल है इसमें क्या होते हैं, प्लेट बने होते हैं। ठीक है, हमने आंतरिक भाग यानी पृथ्वी के जब आंतरिक भाग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग तीनों लेयर के बारे में, तीनों पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो यहाँ पर देखेंगे कि जिन्हें प्लेट कहते हैं, यानी जो उसके आंतरिक भाग में जो संरचना बनी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? प्लेट कहते हैं। उसके बाद से ध्यान देंगे कि यह प्लेट गतिशील रहती है, जिससे द्वीपों, महाद्वीपों और महासागर का निर्माण होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये हमारा पृथ्वी पर है हम लोग, तो ये क्या है, ये हमेशा गति करती रहती है। यानी इसके साथ साथ हम भी क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। लेकिन हम क्या है, पृथ्वी क्या है जी, गोल होने के कारण हमें गति आभास नहीं होती। लेकिन हम जब पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि पृथ्वी क्या है जी, पश्चिम से पूर्व की दिशा में क्या करती है, ये हमेशा घूमती रहती है। लेकिन हम यहाँ पर अपने इसको जब पृथ्वी से बाहर जाएंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे, तब हम देखेंगे कि पृथ्वी क्या कर रही है, अपना घूर्णन कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की जो प्लेट है वो भी क्या है जी, गति करती रहते हैं। यानी वो क्या करते हैं, उस पृथ्वी के साथ साथ क्या करते हैं, वो प्लेट भी क्या करते हैं, उसके साथ गति करते रहते हैं। उसके बाद से देखते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति, यानी जो भी हमारे भूकंप, यानी जो भी हमारे पृथ्वी पर हलचलें होती हैं, भूकंप का दशा देखने को मिलता है, इसके यानी भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी भूकंप आता कैसे है। आपने देखा होगा या आपने महसूस किया होगा कि भूकंप क्या होता है, एकाएक आ जाता है, इसका अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो भूकंप आता है तो ये क्या होता है, बहुत सारे जान माल की क्षति होती है। लेकिन इसका उत्पत्ति कैसे होता है, इस पर हम लोग जानेंगे कि आखिर भूकंप आता कैसे है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारी पृथ्वी एक ऊपरी सतह प्लेटों में विभाजित होती है। यानी जो हमारी पृथ्वी है इसका क्या है जी, ऊपरी सतह एक प्लेट में विभाजित है, जो हमेशा गतिमान रहती है। ये क्या रहती है बाबू, यानी ये हमेशा क्या करती है, गतिमान करती है। यानी उसके साथ साथ क्या करते हैं, पृथ्वी के साथ साथ वो प्लेट भी क्या करता है, गति करता है। उस गति के कारण कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आती है। यानी जब गति करेगी तो क्या होगा जी, एक प्लेट दूसरे प्लेट के पास आएगी, और कभी कभी क्या होगा कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के दूर जाती है। और तीसरा कंडीशन देखते हैं कि वह कुछ पास साथ साथ रहती है, यानी कुछ प्लेटें क्या होती है, साथ साथ चलती है, जिनके कारण आपस में टकराव होता है। यानी ये अगर साथ साथ चले तो ठीक है, लेकिन अब अगर कोई एक जैसे गुजरना हो तो ये आपस में जब टकराएगी तो उससे क्या होगा, कंपन शुरू होगा। क्या होगा बाबू, कंपन शुरू होता है, और उसी कंपन को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। यानी मान लीजिए कि ये हमारा फिगर में दिया हुआ है, इसको गौर से देखेंगे। ये मान लीजिए कि पृथ्वी का छोटा सा भाग है, टुकड़ा है, और ये क्या है जी, यहाँ पर ये प्लेटें हैं, क्या कर रही है, साथ में गमन कर रही है, साथ में गमन कर रही है, जो कि हमने यहाँ पर फिगर बनाया है लेकिन उतना अच्छा नहीं बन पाया है। इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे।
तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पर जो प्लेटें घूम रही है और घूमते घूमते क्या होगा, अगर साथ घूम रही है तो सही है, लेकिन अगर एक दूसरे से टकरा जाती है तो उससे क्या होता है, कंपन पैदा होता है, और वही कंपन क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, भूकंप कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब भूकंप आता है तो उसकी जहां पर भूकंप आता है तो उसके यानी उसके केंद्र को क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र। क्या कहते हैं बाबू, उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, यानी हम लोग उद्गम केंद्र के भी बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम आपको नाम से परिचित करा देते हैं। तो ये हमारा क्या है कि जहां पर भूकंप का यानी जहां पर भूकंप आता है उस स्थान को यानी उस केंद्र को क्या कहते हैं बाबू, उद्गम केंद्र। ये इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, उसके ऊपरी वाले भाग को यानी जो सबसे नजदीक वाले भाग होता है उसे हम लोग अधिक केंद्र कहते हैं। यानी जो हमारा भूकंप का केंद्र होता है, उद्गम केंद्र होता है, उसके नजदीक वाले भाग को यानी नजदीक वाले भूभाग को, प्लेट को क्या कहेंगे, अधिक केंद्र कहेंगे। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं प्लेट सीमा, यानी जो हमारा प्लेट होता है, जो हमारा ये प्लेट है उसके भी क्या होता है, सीमा बंधा रहता है कि आप इस इतना ही दायरे में क्या है, होना है जी, घूमना है। अगर आप इस प्लेट सीमा से उसमें टकरा जा रहे हैं तो इससे क्या होगी, अधिक भूकंप होगा, भूसंकलन होगा। यानी जब नहीं देखते हैं कि ये एक बार क्या हुआ, पूरा बिल्डिंग गिर गया, किसके कारण गिरता है, यही प्लेट के इधर उधर होने से। यानी शहर में हम लोग अधिकांश देखते हैं कि भूसंकलन हो गया, यानी बहुत सारे बिल्डिंग गिर गए। कैसे गिर गए भाई, यानी प्लेट के इधर उधर या टकराने से क्या हो गए, उसमें कंपन हुआ और वहां पर क्या हो गई, भूकंप आने की स्थिति हो गई। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि भूकंपी तरंगों सभी दिशाएं में बाहर की ओर होती है। यानी जो भूकंप होती है, जहां पर भूकंप आता है तो उसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, सभी दिशा में समान होती है। और जैसे जैसे मान लीजिए कि ये हमारा उद्गम केंद्र है, इस फिगर को समझेंगे बाबू, ये हमारा उद्गम केंद्र है, यहाँ पर भूकंप आया और जो नजदीक वाले प्लेट होते हैं उसको हम अधिक केंद्र कहते हैं, और जो ये हमारा प्लेट सीमा है, ये तो प्लेट सीमा है ही। और ऐसे ऐसे जाते जाते भूकंप क्या हो जाता है, जितनी दूरी तय करेगा उतना ही क्या हो जाएगा, भूकंप की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, धीरे धीरे जाकर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि प्लेट सीमा होता है, अधिक केंद्र होता है, भूकंपी तरंगे सभी दिशाओं में क्या होती है, समान निकलती है। और यहाँ पर देखते हैं कि जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा उद्गम केंद्र कहलाता है। यानी जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है उस केंद्र को क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो हमने जाना कि भूकंप कैसे आता है। तो भूकंप कैसे आता है, तो आप बतलाइएगा कि जो प्लेट होते हैं यानी पृथ्वी के भूपटपट्टी में जो प्लेट होते हैं तो क्या होते हैं, कभी साथ साथ चलते हैं, कभी एक दूसरे से दूर जाते हैं, और ये कभी क्या होते हैं, आपस में टकरा जाते हैं। इस टकराहट के कारण कुछ कंपन होता है और वही कंपन क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है, यानी भूकंप का रूप ले लेता है। ठीक है, उसके बाद से जानेंगे कि भूकंप की तीव्रता मापने वाली इकाई क्या है जी, सिस्मोग्राफ। यानी आपसे पूछा जाए कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, वह कौन सा यंत्र है, तो आपका आंसर क्या होगा बाबू, सिस्मोग्राफ। यहाँ पर हमने अपने के नोट करने के लिए आप अपने क्या कीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए। जो भूकंप की तीव्रता मापने के जो यंत्र है वो क्या है जी, सिस्मोग्राफ। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापने की इकाई है। यानी रिएक्टर पैमाना है, जो हमारा एक रिएक्टर पैमाना है, उससे क्या होता है, भूकंप की इकाई मापी जाती है। क्या मापा जाता है बाबू, भूकंप की इकाई मापा जाता है। रिएक्टर स्केल को यानी रिएक्टर स्केल का अगर पूछा जाए कि रिएक्टर स्केल का विकास किसने किया था और इसकी खोज कब हुई थी, यानी जो भूकंप होता है इसको मापने के लिए रिएक्टर स्केल का जो हम उपयोग करते हैं, इसकी खोज किसने की थी, तो जॉर्ज रिकेटस ने। किसने बाबू, अपने ही नाम पर जॉर्ज रिकेटस ने, जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ये कब खोज की थी, 1935 में। 1935 में रिएक्टर स्केल का खोज किया, किसने, जॉर्ज निकोलस ने। कब, जॉर्ज रिकेटस ने कब किया था, 1935 में। इसको भी अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भूकंप आता है तो 2.0 से 3.0 तक जो इसकी तीव्रता होती है तो वो क्या होता है, हल्का भूकंप होता है। यानी मान लीजिए कि अगर 2.0 से अगर 3.0 तक भूकंप आ रहा है तो उस भूकंप को हम लोग हल्का महसूस करते हैं। यानी सिर्फ क्या होता है, झटका महसूस होता है, उसमें जान मान की क्षति नहीं होती है। लेकिन अगर यही भूकंप आगे में बढ़ जाए, यानी 4 पॉइंट से आगे बढ़ जाए, और तो क्या होता है, अधिक जान मान की क्षति होती है। यानी अधिक क्या होते हैं, विनाशकारी रूप ले लेता है।
अगर आकलन किए जाए यानी सबसे अधिक भूकंप की अभी तक आकलन हुआ है तो कितना हुआ है 6.2, यानी 6.2 को हम लोग अधिक शक्तिशाली भूकंप मानते हैं। ये क्या होता है बाबू, 6.2 से क्या होता है, अधिक विनाशकारी रूप ले लेता है। यानी अगर भूकंप आए और उसका तीव्रता अगर 6.2 हो तो वो क्या होता है, अधिक शक्तिशाली भूकंप कहलाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे कि इसके बचाव, तो भूकंप के बचाव के लिए क्या किया जाता है। मान लीजिए कि आप अगर घर में हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, निकलने की सुविधा नहीं है, तो आप किसी कठोर यानी कि कठोर वस्तु के नीचे घुस जाएं, जैसे कि पलंग हो गया, कुर्सी हो गया, बेंच हो गया, या आप अपने दरवाजे के पीछे छुप जाएं या कोई कोना पे जाकर बैठ जाएं। यानी जो हमारा घर होता है वो वर्गाकार होता है, तो आप कोई एक कोना पे जाकर क्या हो जाए, चुपचाप बैठ जाएं। इसमें क्या होता है कि आपको कम नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। अगर आपकी निकलने की सुविधा हो, आप वहां से भाग सकते हैं, तो जाकर क्या हो जाए, खाली स्थान में चले जाएं, यानी जहां पर कुछ ना हो, बगीचा हो, यहाँ पर कुछ ना हो, सिर्फ क्या हो जी, खुला मैदान हो, तो वहां पर आप जा सकते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि जब खुले मैदान में हो तो हमें बिजली के खंभा के पास नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो जब भूकंप आएगा तो बिजली के खंभा भी आप पर गिरकर आपको क्षति पहुंचा सकता है। और ध्यान रहे कि जब खुले मैदान में हो तो हमें वृक्ष के पास भी नहीं छुपना चाहिए, नहीं तो वृक्ष भी क्या होते हैं, वो वजन अधिक होने के कारण वो भी गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, आपकी जान मान की क्षति हो सकती है। उसके बाद से देखेंगे कि अगर आप खेत बाड़ी में काम कर रहे हो या खेती कर रहे हो, तो आप क्या करें कि उस पानी में से निकलकर सूखे स्थान पर चले जाएं, उस पानी में न रहें। ठीक है, तो ये सारी क्या थी जो हमारा उस भूकंप से बचने की उपाय थी। इसके बाद से हम लोग जानेंगे कि जो हमारा भूकंप है वो उसमें जो हमारा जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं, और जो भूकंप का नजदीक का केंद्र होता है यानी जहां पर भूकंप अधिक महसूस किया जाता है उसे अधिक केंद्र कहते हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। अब हम लोग जान लेंगे उद्गम केंद्र। तो हमने अभी बात किया था कि उद्गम क्या होता है, जो हमारा यहाँ पर पृथ्वी के क्या होते हैं, अनेक प्लेट में बटे होते हैं, और जहां से और क्या होता है बाबू, जहां से जो भूकंप का अनुभव होता है, जहां से कंपन होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो जो कि हम लोग यहाँ पर फिगर के माध्यम से देख रहे हैं कि हमारा ये क्या है जी, उद्गम केंद्र है। यानी यहाँ से क्या हो रहा है कि भूकंप स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ पर जो प्लेटें हैं ये आपस में क्या हुई है, टकराई है, जिससे कंपन हुआ है, और इस कंपन को यानी इस कंपन वाले स्थान को हम लोग क्या कहेंगे, उद्गम केंद्र कहेंगे। जो कि यहाँ पर हम लोग डिफिनीशन में भी पढ़ रहे हैं कि भूपरपट्टी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन शुरू होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। यानी जो हमारा भूपरपट्टी होता है, क्रस्ट होता है, सियाल होता है, वहां पर क्या होता है कि कुछ हलचलें होती है, प्लेटों में हलचल होता है, प्लेटें आपस में टकराती हैं, और टकराने से जहां पर कंपन स्टार्ट होता है, जहां पर कंपन होता है उस केंद्र को हम लोग, जहां पर कंपन होता है उस केंद्र को हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बाबू, उद्गम केंद्र कहते हैं। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि अधिक केंद्र। तो अधिक केंद्र किसे कहते हैं, इसको भी हम लोग जानेंगे। तो उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं। यानी जो हमारा भू सतह होता है, भूपरपट्टी का जहां पर उद्गम केंद्र होता है, उसके सबसे नजदीक वाले भाग को हम लोग अधिक केंद्र कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिगर में हमने पीछे चर्चा किया था, और अभी भी हम लोग चर्चा करेंगे कि देखिए ये जो हमारा उद्गम केंद्र हो गया ना, और उद्गम केंद्र के जो नजदीक प्लेट है, जो यहाँ पर नजदीक स्थान है, भूपरपट्टी का जो नजदीक स्थान है, उसको हम लोग अधिक केंद्र कह रहे हैं। तो अधिक केंद्र भी क्लियर हो गया और उद्गम केंद्र भी क्लियर हो गया। उसके बाद से हम लोग, हमारा नेक्स्ट बिंदु है ज्वालामुखी। इस पर हम लोग जान लेंगे कि ज्वालामुखी होता कैसा है, ये ज्वालामुखी कैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलती है, इसका निर्माण कैसे होता है, इस पर हम लोग जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी प्लेटों में विभक्त होती है। हमने पहले भी चर्चा किया था और अभी भी बात करेंगे कि पृथ्वी क्या है जी, ये प्लेट में विभक्त होती है। उसके बाद से देख रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण पदार्थ यदि चट्टान पिघली अवस्था में रहती है। यानी पृथ्वी के जो निचली भाग है वो ताप और दाब के कारण क्या होती है बाबू, पिघली हुई अवस्था में रहती है। इन पिघली हुई चट्टानों में तरल को मैग्मा कहते हैं। यानी जो तरल होता है, तरल के रूप में जो चट्टान होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। यह संदेह गतिशील
रहता है। ये क्या होता है बाबू, ये भी क्या होता है, उसके साथ साथ गतिशील रहता है, यानी द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन उस प्लेट के साथ साथ भी क्या करता है, ये गतिशील रहता है। जहां कभी कभी पृथ्वी के परत कमजोर होते हैं, क्या होते हैं बाबू, यानी पृथ्वी के परत जब कमजोर होते हैं तो वहां यह धरातल के ऊपर धुएं, भाप, राख, आग, गर्म तरल के रूप में निकल आती है। यानी ये तरल क्या करती है, जो हमारी मैग्मा है ये क्या है, यानी पृथ्वी के प्लेट के साथ ये घूमती रहती है और घूमते घूमते देख एक ऐसा कंडीशन आता है, एक ऐसा परिस्थिति आता है कि जहां पृथ्वी के जो परत है वहां पर उस जो परत कमजोर पड़ता है तो वहां से क्या होता है कि धुआं यानी धरातल के ऊपर निकलने, जब तरल पदार्थ है तो क्या होगा, अधिक ताप और दाब के कारण एकदम औजिया के बाहर निकलेगा। यानी वो किस रूप में निकलेगा, धुआं, यानी पहले धुआं निकलेगा, उसके बाद से भाप, उसके बाद से राख, उसके बाद से आग, उसके बाद से गर्म तरल पदार्थ निकलता है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो सबसे पहले किसका आगमन होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, धुआं, और सबसे बाद में कौन सा आता है, तरल पदार्थ। वही तरल पदार्थ क्या होता है, ताप और दाब में अंतर के कारण और ताप में कमी के कारण, यानी मौसम बदलाव के कारण वो क्या ले लेता है, यानी वह पहाड़ का, पर्वत का रूप ले लेता है। तो ज्वालामुखी कैसे फटता है, ये तो हमारा भूपर्पट्टी हो गया। ये क्या हो गया बाबू, यहाँ देखिए, ये तो हमारा भूपर्पट्टी हो गया, ये हमारा भूपर्पट्टी है, भूपर्पट्टी वाली भाग है, और ये हमारे सब भूपर्पट्टी वाला भाग है। और नीचे से क्या हो रहा है कि यहाँ पर तरल पदार्थ है, यहाँ पर तरल पदार्थ है, मैग्मा के रूप में तरल पदार्थ है। देखिए ये तो हमारा भूपर्पट्टी हो गया, भूपर्पट्टी यानी मेंटल हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भूपर्पट्टी के निचले वाले भाग में क्या है जी, यानी जो आंतरिक भाग है, तो वहां पर क्या है जी, मैग्मा है, तरल पदार्थ के रूप में उपस्थित है। और यहाँ पर जब देखेगा यानी गति कर रहा है, उस प्लेट के साथ गति कर रहा है, एक ऐसा कंडीशन आएगा कि जहां पर पृथ्वी यानी भूपर्पट्टी का परत कमजोर पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलना प्रारंभ होगा। जब बाहर निकलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी क्या होता है, ये ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। क्यों, क्योंकि ये धुआं, भाप, राख, आग और गर्म तरल पदार्थ के साथ एक बार आता है, जो ज्वालामुखी हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है, इससे भी क्या होता है, पर्वत पठार का निर्माण होता है। तो हमने जाना कि उद्गम केंद्र किससे कहते हैं, आधे केंद्र किससे कहते हैं, और ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले पॉइंट पर, है हमारा जो कि हमने पढ़े थे कि पृथ्वी के बल, यानी पृथ्वी पर बाबू दो प्रकार के बल लगते हैं। कौन कौन, एक आंतरिक बल, एक बाह्य बल। उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए इस ध्यान को, इस फिगर से, यानी इस चार्ट को हम लोग आप देखिएगा, आप चाहे तो इसको नोटबुक में अपने नोट कर उसको भी वहां से समझ सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया बाबू, पृथ्वी हो गया। और पृथ्वी को यहाँ पर दो प्रकार के बल लग रहे हैं, एक आंतरिक बल, एक बाह्य बल। ठीक है, अब आंतरिक बल में भी क्या हो गए, दो प्रकार के बल लग रहे हैं। एक क्या लग रहा है, दीर्घकालीन भूसंकलन, यानी दीर्घकालीन भूसंचलन है। तो एक क्या है जी, आकस्मिक भूसंचलन है। तो यानी आकस्मिक भूसंचलन में क्या होगा, और दीर्घकालीन भूसंचलन में क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा महाद्वीपीय निर्माणकारी बल है, ये किसके कारण होता है, तो दीर्घकालीन भूसंचलन। दीर्घकालीन भूसंचयन का मतलब है कि सबसे अधिक, यानी दीर्घ मतलब क्या, अधिक दिनों तक भूसंचलन यानी भूसंचयन हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, महाद्वीप, महासागर, इसका निर्माण हो रहा है। और पर्वत निर्माण, यानी जो भी पर्वत निर्माण में किसका योगदान होता है, तो यही हमारा दीर्घकालीन भूसंचलन के योगदान होता है। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा आंतरिक भाग है, आकस्मिक भूसंचलन। आकस्मिक भूसंचलन में क्या होता है कि ज्वालामुखी का निर्माण हो जाता है। यानी ज्वालामुखी में क्या होता है जी, कम समय में क्या होता है, वो अपना जहां जमीन कमजोर पड़ा वहां अपना ज्वालामुखी के रूप में ले लेता है। तो उसके बाद से देख रहे हैं भूकंप। तो भूकंप भी क्या होता है कि जहां जो चल रहा है, पृथ्वी चल रहा है, और जहां ये प्लेटें आपस में टकराई तो वहां पर क्या ले लेगा, भूकंप का रूप ले लेगा। उसके बाद से देख रहे हैं भूसंखलन, यानी जब भूसंखलन में क्या होता है कि प्लेट जब आपस में टकराते हैं, या एक प्लेट जब विपरीत दिशा में टकरा कर क्या होता है, नीचे धंस जाता है। जब नीचे धंस जाता है तो आपको क्या हो जाएगा, भूसंखलन का रूप ले लेगा। यानी वहां पर क्या हो गई, पृथ्वी नीचे दब गई। ये क्या है, आकस्मिक है। यानी आकस्मिक में क्या होता है, आकस्मिक भूसंचलन में क्या होता है कि इसमें बहुत कम समय लगता है। और दीर्घकालीन भूसंचलन में क्या होता है, भूसंचलन में क्या होता है कि इसमें दीर्घकालीन यानी दीर्घकाल के लिए इसमें ये कार्य करता है, जिससे क्या होता है, महाद्वीप, द्वीप और पठार का, पर्वत का निर्माण होता है। तो ये तो था हमारा आंतरिक बल। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे बाह्य बल।
तो बाह्य बल में क्या होता है, आनाछंदन होता है। बाह्य बल में क्या होता है बाबू, आनाछंदन होता है। और इसमें क्या होता है कि ऋतु क्षय और अपवर्धन के कारण क्या होता है, पर्वत का निर्माण होता है। तो ऋतु क्षय में हम लोग क्या जानेंगे कि ऋतु के कारण यानी मौसम चेंजिंग के कारण क्या होता है, पर्वत पठार का में क्षति होता है या उसका निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कि ऋतु मौसम चेंजिंग के कारण क्या हुआ, कुछ भूस्खलन हुए या कुछ पहाड़ ढह ढह कर एक ठे जमा होते होते क्या हो गए, एक पर्वत का रूप ले लेते हैं। और अपवर्धन की बात करें तो अपवर्धन में क्या होता है कि कोई पत्थर हो या पहाड़ हो तो क्या होता है, घर्षण के कारण अपवर्धन होता है, यानी बारिश के कारण, ताप के कारण क्या होता है, उसमें अपवर्धन होता है। और वही अपवर्धन क्या होता है, एक जगह से जाकर दूसरे जगह जमा ले लेता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उस पर्वत का निर्माण होता है। उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर कि आकस्मिक भूसंचलन में ज्वालामुखी भूसंकलन का निर्माण हो गया, और बाह्य परत में यानी बाह्य बल में ये हमारा ऋतु क्षय हो गया और अपवर्धन हो गया। ठीक है, तो ये तो था हमारे पृथ्वी के दो कार्य यानी दो बल, एक आंतरिक के कारण होता है यानी भू आकृति का निर्माण, और एक बाह्य बल के कारण होता है भू आकृति के निर्माण। तो बाह्य बल में आप क्या बोलिएगा, बाह्य बल में यानी किससे भू आकृति के निर्माण में क्या कौन कौन से योगदान देता है, तो एक ऋतु क्षय और एक अपवर्धन। तो ऋतु क्षय में क्या आंसर होगा कि यानी मौसम चेंजिंग यानी मौसम बदलाव के कारण क्या हो रहा है, पर्वत पठार में उसका निर्माण हो रहा है। और अपवर्धन के कारण यानी एक जगह से क्या हुआ कि टीला टूटते क्या हुआ, दूसरे ठेठ जाकर घर्षण के कारण जमा होता है, और वो जमा होते होते क्या होता है, एक समय ऐसा आएगा कि वहां पर क्या होगा, एक पहाड़ का रूप ले लेता है। ठीक है, तो हमने जान लिया कि पृथ्वी के बल के बारे में। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट हमारा बिंदु है, देखिएगा पृथ्वी के बलों का प्रयोग यानी पृथ्वी के बलों का प्रभाव। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। अब बात कर लेंगे पृथ्वी के बलों का प्रभाव, यानी पृथ्वी के बल के प्रभाव के कारण कौन कौन से पठार, पर्वत, घाटी का निर्माण कैसे होता है, मैदान का निर्माण कैसे होता है, उस पर हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भ्रश घाटी क्या है बाबू, भ्रश घाटी। तो भ्रश घाटी में क्या होता है, यानी पृथ्वी के तनाव होता है, यानी भ्रश रेखा जो हमारे भूपटपट्टी की जो रेखाएं होती हैं, प्लेट होती है, उसमें क्या होता है कि तनाव होते हैं। जब दूरी होती है तो उसमें भ्रश होता है, यानी जो जब दूरी होगा तो क्या होगा, ये खिंचाव होगा, यानी पृथ्वी के भूभाग में क्या होगा, खिंचाव होगा। खिंचाव होने के कारण यानी जो विपरीत दिशा में जो बल लगेगा तो खिंचाव होने के कारण उसके बीच के भाग क्या हो जाते हैं, ध्रस जाते हैं, यानी भस जाते हैं, जिसे हम लोग भ्रश घाटी कहते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर फिगर के माध्यम से देख रहे हैं, देखिए बाबू, यानी देखिए दोस्त, इसमें क्या है हो रहा है जी कि जो हमारे यहाँ पर तनाव बल लग रहा है, ये पृथ्वी के प्लेटें हैं यानी भ्रश रेखाएं हैं, और इसमें क्या हो रहा है, जब ये तनाव होगी, जब ये प्लेटें आपस में दूरी पर जाएगी तो ये क्या होगा, खिंचाव पैदा होगा यानी तनाव होगा। तनाव होने के कारण जो बीच की बल होगी यानी जो बीच की घाटी होगी वो भ्रश हो जाएगी यानी भंस जाएगी, जिससे क्या होता है, भ्रश घाटी का निर्माण होता है। तो इस तरह क्या होता है जी बाबू, भ्रश घाटी का निर्माण होता है। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्वत। क्या है बाबू, पर्वत। तो पर्वत हम लोग किसे कहते हैं, इस पर हम लोग गौर करने वाले हैं। तो पर्वत उस श्रेणी या उच्च भाग को कहते हैं। पर्वत उस श्रेणी या उच्च भाग को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो, यानी जिसकी ऊंचाई कितना होना चाहिए बाबू, 900 मीटर हो, और जिसका शिखर क्षेत्र संकुचित हो, वह पर्वत कहलाता है। यानी इसमें पर्वत का कंडीशन क्या है कि पर्वत हम लोग किसको कहेंगे, तो उसकी ऊंचाई कम से कम कितने होने चाहिए, 900 मीटर होनी चाहिए, और उसका जो शिखर भाग है वह संकुचित होना चाहिए, यानी जो शिखर भाग है इस तरह संकुचित होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे। मान लीजिए कि हम लोग इतना बड़ा ऊंचा है लेकिन हम लोग इसको पर्वत नहीं कहेंगे। पर्वत का क्या डिफिनेशन है जी कि उसकी जो शिखर है वो क्या होना चाहिए, संकुचित होने चाहिए, और इसकी जो लंबाई ऊंचाई है वो 900 मीटर कम से कम क्या होना चाहिए, उसका 900 मीटर क्या होना चाहिए, लंबाई होनी चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे। ऐसे छोटे मोटे पहाड़ को हम लोग पहाड़ कहते हैं, पर्वत उसको नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हमने जाना कि पर्वत किसे कहते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी हो, तो कम से कम 900 मीटर हो, और जिसका शिखर क्या हो, संकुचित हो। सपटे हुए भाग को हम लोग पर्वत नहीं कहेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि पर्वत भी हमारे पृथ्वी पर कई प्रकार के देखने को मिलता है। यानी अगर पर्वत की बात करें तो हमारे पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पर्वत हैं, जिसका यानी पर्वत का निर्माण करने वाले जो हमारे आंतरिक बल है वो कौन कौन से पर्वत का निर्माण करिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिएगा कि पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे वलित पर्वत, भरतोष पर्वत, संचयन पर्वत, अवशिष्ट पर्वत।
यानी मुख्य रूप से 4 प्रकार के क्या होते हैं, पर्वत का निर्माण होते हैं। अब हम लोग बारी बारी से एक एक कर इस पर्वत का निर्माण और उसका बनावट कैसे होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो एक हमारा है, फर्स्ट हमारा क्या है जी, बलित पर्वत। तो बलित पर्वत में देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि दो विपरीत दिशा से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो उस संपीड़न बल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बाबू, उसे संपीड़न बल कहते हैं। यानी जब दो विपरीत दिशा से क्या हो रहा है, एक ही केंद्र पर बल लग रहा है तो उस बल को हम लोग क्या कहेंगे, संपीड़न बल कहेंगे, जिससे क्या होता है, बलित या मुर्दार पर्वत का निर्माण होता है। जैसे में है हमारा हिमालय और रॉकी आदि, ये क्या है जी, बलित पर्वत का उदाहरण है। आपने देखा होगा जो हिमालय है तो इसमें भी क्या हुआ होगा, यानी ये जो हमारा हिमालय है तो इसमें क्या होगा, ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, ये हमारा दूसरी भाग है, और इसमें क्या होगा कि ये इधर से आ रहा है और ये इधर से जा रहा है। तो जब ये जाकर दोनों यानी दो विपरीत दिशा से जब जाकर एक ठाई यानी एक बल पर एक केंद्र पर कार्य करेंगे, इससे जो पर्वत का निर्माण होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, बलित या मुर्दार पर्वत कहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अपने मुर्दार या बलित पर्वत का एग्जाम्पल देख रहे हैं कि ये क्या है जी, ये जो हमारा हिमालय देखे हैं ना, हिमालय क्या है जी, लंबा है और टेढ़ा मोड़ा है। तो यही एक क्या है जी, बलित पर्वत का उदाहरण है कि इसमें जो निर्माण होता है, तो देखिए ये एक इधर से बल लगा होगा, एक ऊपर से बल लगा होगा, एक नीचे से बल लगा होगा, और बल का जो केंद्र होगा उससे जो दाब उत्पन्न हुआ होगा उससे क्या होगा, एक पर्वत का निर्माण हो गया होगा, जिससे क्या कहेंगे, संकुचित बल कहेंगे, जिससे क्या होता है, बलित पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अपना भरतोस्त पर्वत। तो भरतोस्त पर्वत का निर्माण कैसे होता है उस पर हम लोग जानेंगे। तो दिया हुआ है कि जब भूतल के किसी क्षेत्र में समांतर भ्रश के बाद बीच का भाग ऊपर उठा रह जाता है उसे भरतोस्त या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और भारत का सतपुड़ा पर्वत। यानी इसमें क्या होता है कि भरतोस्त पर्वत में क्या होता है कि जब हम लोग देखते हैं कि जो समांतर हमारे भूपर पट्टी होती है तो इसमें क्या होता है कि कुछ क्या होते हैं कि भरतोस्त समांतर भ्रश बीच एक भाग ऊपर उठ जाता है, यानी प्लेटों में अंतर के कारण, टकराव के कारण क्या होता है, कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं और जो समांतर बने रहते हैं वो क्या होता है, वैसे ही रह जाते हैं, जिससे कौन सा पर्वत का निर्माण होता है, भरतोस्त पर्वत का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग फिगर के माध्यम से भी देख रहे हैं कि भरतोस्त पर्वत है ये, इसमें क्या हो रहा है कि आंतरिक बल पड़ा है और आंतरिक बल के कारण ये क्या हुआ, कुछ भाग इसका ऊपर उठ गया है और जो इसके आइट साइड के भाग हैं, जो प्लेटें हैं, वो क्या है जी, समांतर बनी हुई है और ये उठा ही रह गया है, जिससे क्या कौन सा पर्वत का निर्माण हो गया है, भरतोस्त पर्वत का निर्माण हो गया है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जान लें कि भरतोस्त पर्वत में कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यूरोप का ब्लैक पर्वत यानी फॉरेस्ट पर्वत है, जो क्या है जी, भरतोस्त पर्वत के निर्माण से वह बना हुआ है। और यहाँ पर जो भारत है, अपना देश भारत, वो भारत में जो सतपुड़ा पर्वत है वो भी किसका उदाहरण है, तो भरतोस्त पर्वत का उदाहरण है। इस तरह हम लोगों ने दो पर्वत के बारे में समझा कि एक हमारा क्या था जी, वलित पर्वत, जो हमारा हिमालय है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। ये हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, यानी दो विपरीत दिशा से क्या हुआ है जी, बल लगा है और बल लगने के बाद से जो यहाँ पर बीच का क्षेत्र बना है, दाब करने के ऊपर उठ गया है और उठने के बाद ये टेढ़ा मेढ़ा मुर्दार रूप ले लिया है, जिससे क्या हो गया है, बलित पर्वत का उदाहरण यानी हमारा हिमालय नाम पड़ा। और हिम के कारण, यानी हिमालय किसके कारण पड़ा, हिम यानी बर्फ के कारण वहां पर उसका नाम हिमालय पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर हिमालय के बारे में हमें नहीं अध्ययन करना है, हमें सिर्फ ये बताना था कि हिमालय कौन सा पर्वत है, तो बलित पर्वत है। उसके बाद से हम नेक्स्ट पर्वत की बात करें तो हमारा तीसरा का पर्वत था संचयन पर्वत। तो संचयन पर्वत का निर्माण कैसे होता है इसको हम लोग जानेंगे। तो ज्वालामुखी द्वारा निकलने वाले लावा एवं अन्य पदार्थ ठंडा होकर जम जाते हैं तथा ये पर्वत का रूप ले लेते हैं, तब इन्हें संचयन या ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जैसे जापान का फ्यूजियामा, अफ्रीका का किलिमंजारो आदि। यानी जापान का जो फ्यूजियामा पर्वत है और अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत है, ये किसका उदाहरण है, संचयन पर्वत का या ज्वालामुखी पर्वत का। तो हमने ज्वालामुखी पर्वत के निर्माण के बारे में हमने सब पढ़ा था कि ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है, यानी भूपर्पट्टी के आंतरिक भाग मेग्मा जो तरल पदार्थ के रूप में रहती है और ये क्या होती है, एकाएक दबाव के कारण ये अपने साथ धुआं वाफ ये सारे क्या होती हैं, लेकर निकलती हैं,
जिससे क्या होता है एक पर्वत का निर्माण होता है, जिससे हम लोग क्या कहेंगे संचयन पर्वत। यानी जो लावा निकलते हैं, और जो लावा निकलते हैं यहाँ पर देखिएगा फिगर में, देखिए जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा मेग्मा है। ये मेग्मा क्या हो रहा है जी, भूपर्पट्टी से निकल रहा है, यानी भूपर्पट्टी मेंटल से निकल रहा है, आंतरिक भाग से उसका निकल रहा है। और यहाँ पर जो उसकी मुख्य केंद्र है उसको हम लोग क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, क्रेटर कहते हैं। और जो यहाँ पर बीचले वाले भाग है, यानी जो निकलने वाले भाग है मेग्मा के, वो क्या है, वेंट निष्कासन। उसके बाद से जो यहाँ पर हम लोग ऊपरी वाले भाग देख रहे हैं, तो गैस एवं राख आदि निकल रहा है, गैस और राख निकल रहा है। और जो यहाँ पर लावा का बहाव हो रहा है, यानी जो ऊपरी जाकर और उसके बाद से लावा क्या हो रहा है, बह रहे हैं। बहते बहते क्या हो रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लावा निकल चुके हैं, और ये क्या हो रहे हैं, यानी ठंडा होकर एक पर्वत का रूप ले लेते हैं, जिससे क्या होता है संचयन, यानी संचयन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है जी, एकदम एक संचयन हो रहा है, एक ठहीं जमा हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है ज्वालामुखी या संचयन पर्वत बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि संचयन पर्वत का निर्माण एक ज्वालामुखी के कारण होता है, इसीलिए संचयन पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत भी कहेंगे और संचयन पर्वत कहेंगे। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि संचयन पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत किस लिए कहेंगे, क्योंकि संचयन पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी के कारण होता है, यानी ज्वालामुखी मेग्मा को फटने के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि भर्तो संचयन पर्वत का निर्माण किस तरह होता है। उसके बाद से हमारा अगला टॉपिक है, एक अगला भाग है जो कि हम लोग जानेंगे अपने अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत के बारे में हम लोग जानेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात कर लेंगे अवशिष्ट पर्वत। तो इसमें क्या होता है कि अवशिष्ट पर्वत का निर्माण कैसे होता है कि अपवर्तन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं। ये अपवर्तित भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं, जैसे भारदक्ष पर्वत। यानी इसमें क्या होता है कि जो हमारा पर्वत का निर्माण करने की प्रक्रिया है, तो इसमें पर्वत के भूभाग क्या होते हैं, कटते छटते रहते हैं। यानी उसमें क्या होता है कि कुछ भाग कटते रहते हैं और घर्षण के कारण जाकर कहीं दूसरे जगह पर क्या होते हैं, उस पर्वत के यानी जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा एक पर्वत हो गया, जैसे मान लीजिए कि अपवर्तन के कारण एक क्या हो गया, मान लीजिए एक पर्वत हो गया, और वो क्या होते हैं कि अपवर्तन के कारण, यानी अपवर्तन क्या होता है कि कुछ अपवर्तन यानी बरसात के कारण या मौसमी अपवर्तन के कारण क्या होते हैं, उस भूभाग क्या होते हैं, कटते छटते रहते हैं। और कटने छटने के पश्चात जहां पर जाकर ये सारे पदार्थ इकट्ठा होते हैं, और वहां पर इकट्ठा होते होते उस पर क्या होता है, एक अवशिष्ट पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अवशिष्ट पर्वत का निर्माण क्या हो रहा है कि कटते छटते ये अपवर्तित भूभाग अवशिष्ट पर्वत का निर्माण करती है, जिसे हम लोग अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे हमारा था एक भारदक्ष पर्वत, उसके बाद से हम लोग ध्यान देंगे पठार पर। तो पठार किसे कहते हैं, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो वैसी आकृति जो समतुल्य तल या समवर्ती धरातल से एकदम से ऊंचा प्रतीत होता है या प्राय खड़ी ढाल वाला होता है, तथा इसकी ऊपरी सतह काफी विस्तृत होती है, यानी विस्तृत क्षेत्र होता है, फैली हुई होती है, इसे हम लोग पठार कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारा क्या होना चाहिए, पठार में क्या होना चाहिए कि इसकी समुद्र तल से क्या होना चाहिए, ऊंचाई पर होना चाहिए। और समवर्ती धरातल क्या होता है, एकदम ऊंचा होना चाहिए, यानी समवर्ती धरातल, उसका धरातल क्या होना, तिरछा नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग पठार नहीं बोलेंगे। पठार किसको बोलेंगे भाई कि ये जो जैसे मान लीजिए कि हमने क्या हो गया, ये समुद्री भाग हो गया, ये समुद्री भाग हो गई, और उसका क्या होना चाहिए, एकदम ऊंचा होना चाहिए, और एकदम ऊंचा होना चाहिए, और उसका जो ढलान होना चाहिए एकदम खारा होना चाहिए। और खारे हुए भाग को और उसका जो क्षेत्र होगा, जो यहाँ पर संकुचित क्षेत्र होगा, वो क्या होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, यानी फैलाव होना चाहिए। जैसा कि हम लोग यहाँ पर फिगर के माध्यम से देख रहे हैं, देखिए ये हमारा है पठार। पठार क्या है जी, इसकी जो खाई है, देखिए एकदम खाई है, खारा है, उस तरह ढलाव नहीं है इसको, यानी उसके किनारे पर, पठार के अगर किनारे पर खड़ा होकर हम लोग देखेंगे तो एकदम नीचे ही देखने को मिलेगा। इस तरह क्या होगा कि आपको एकदम डर महसूस होगा। इस तरह नहीं, जैसे हम लोग पहाड़ पर खड़ा होते हैं या पर्वत पर खड़ा होते हैं तो पर्वत से देखने से इस तरह ढलाव महसूस होता है। लेकिन अगर पठार की बात करें तो पठार यानी मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं, तो यहां से देखने पर क्या मालूम चलेगा, यानी नीचे एकदम खाई जैसा मालूम चलेगा, इसमें ढाल देखने को नहीं मिलेगा, उसको हम लोग पठार कहते हैं। ठीक है, और पठार में क्या होता है, उसका एक विस्तृत क्षेत्र होता है। क्या होता है बाबू, यहाँ पर जो क्षेत्र होता है उसका फैला हुआ होता है, वो संकुचित नहीं होता है। संकुचित होता है तो वो उसको पर्वत कहेंगे, और पठार किसको कहते हैं, यानी उसका भाग एकदम खड़ा होगा, यानी जैसे यहाँ पर एकदम खड़ा हुआ है, और इसका भाग है जो ऊपरी भाग है वो क्या है जी, विस्तृत रूप में है।
तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि फैली हुई भाग को क्या कहते हैं, पठार कहते हैं, यानी उसके फैली हुई भाग को क्या कहते हैं बाबू, पठार कहते हैं। उसके बाद से देखते हैं कि कभी कभी पठार के कुछ ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियां भी पाई जाती है, यानी जो पठार होते हैं वहां पर देखने को मिलता है कि कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं जो निम्नलिखित हैं। हमारा फर्स्ट पहाड़ी देखेंगे, पठार देखेंगे महाद्वीपीय पठार, जिसे हम लोग शील्ड पठार भी कहते हैं। उसके बाद से देख रहे हैं सेकंड हमारा पठार है वायुयुद्ध निक्षेपण पठार। उसके बाद से हिमनदी निक्षेपण पठार। उसके बाद से लावा निर्मित पठार। उसके बाद से देख रहे हैं कि अंतर पर्वतीय पठार। उसके बाद से देख रहे हैं कि गिरिपद पठार। यानी ये सब क्या है, पठार के छोटे छोटे पर्वतीय, यानी पठार पर क्या होते हैं छोटे छोटे, उस पर भूभाग पठार पर क्या होते हैं पाए जाते हैं, यानी उसके छोटे छोटे भूभाग पर क्या होते हैं ये आकृति पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट अपना टॉपिक पर बात करेंगे कि दिया हुआ है कि छोटा नागपुर का पठार प्रसिद्ध पठार में माना जाता है। यानी हाँ, एक छोटा नागपुर की पठार है जो क्या है जी, अपने विस्तृत आकृति और अपने नेचर और अपने क्या बोलते हैं अपने एक देखेंगे छोटा नागपुर का पठार जो कि प्रसिद्ध पठार माना जाता है। यानी एक नागपुर का पठार है जिसे हम लोग क्या प्रसिद्ध श्रेणी में रखते हैं क्योंकि इसका फैलाव क्या है जी, बहुत विस्तृत है। ठीक है, उसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक था मैदान, कि मैदान किसे कहते हैं तो उसको हम लोग जानेंगे। तो मैदान में क्या है जी, कि मैदान उस भू आकृति को कहते हैं, यानी मैदान उस भू आकृति को कहते हैं जिसका सामान्य ढाल एवं समतल भूमि वाले क्षेत्र को मैदान कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग मैदान यानी जहाँ कहीं खड़ा कहीं ऊंच को हम लोग मैदान नहीं कहेंगे। मैदान किसे कहेंगे, यानी जहां पर क्या हो जी, उसकी भूमि समतल हो और वहां पर क्या हो, ढलान हो, तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। यानी कहीं कहीं पर हमें देखने को मिलता है कि नदियां क्या करती है, कुछ भू अपने साथ यानी कुछ बालू मिट्टी अपने साथ दहा कर लाती है और मैदान का निर्माण कर देती है, तो उसको भी हम लोग मैदान कहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये प्रायः एक ही मिट्टी से बनते हैं, यानी जो भूभाग होते हैं, जो हमारे मैदान होते हैं, वह अधिकांश एक ही मिट्टी से देखने को मिलता है कि इनका निर्माण हुआ होगा। इसमें कुछ अंतर यानी थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते, ग्लोबल यानी मौसम के बदलाव के चलते इसमें क्या हो रहा है, मैदान को क्षति पहुंच रही है। यानी मैदान नदियों के द्वारा बहाकर समुद्र में क्या हो जा रहा है, विलीन होते जा रही है। इससे हमारा क्या है, अधिकांश मैदाने का उनका रंग रूप क्या हो रहा है, बदल रहा है, उसमें क्षीणता आ रही है, यानी उनका अपरदन हो रहा है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने अपने अध्याय 3 आंतरिक बल एवं उससे बनने वाले भू आकृति के सारे फैक्ट, यानी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, हम लोगों ने अपने इस स्लाइड के माध्यम से हम लोगों ने चर्चा कर लिया और उसको अच्छी तरह से अपने कंसेप्ट के रूप में उसे पढ़ लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को आप फर्स्ट बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और YouTube फैमिली का एक मेंबर बनिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी विषय को अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए और साथ ही साथ इस वीडियो के पूरे देखने के लिए। थैंक यू।